उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का हुआ आगाज। पहले दिन दिवंगत नेताओं को किया गया याद। यूसीसी ड्राफ्ट को लेकर बनाई गई रणनीति। विधानसभा सत्र में कल पेश हो सकता है यूसीसी ड्राफ्ट। आंदोलनकारियों के आरक्षण विधेयक पर रहेगी नजर। विपक्ष के खिलाफ सरकार ने बनाई रणनीति। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में भगदड़। कांग्रेस की लक्ष्मी अग्रवाल ने थामा भाजपा का दामन। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। पौड़ी के श्रीनगर ग्लास हाउस में गुलदार का आतंक। 24 घंटे के भीतर हुई दूसरी वारदात। गुलदार को पकड़ने में वन विभाग फेल। लोगों में आक्रोश। हल्द्वानी में युवती के साथ गैंगरेप का मामला निकला फर्जी। पुलिस जांच में छेड़खानी का हुआ खुलासा। पुलिस ने छेड़खानी का मामला दर्ज कर 2 युवकों को किया गिरफ्तार। और पहाड़ी इलाके औली में बर्फबारी का सिलसिला जारी। इलाके में जमी 2 फीट से ज्यादा की बर्फबारी का मजा लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। देहरादून से खबर सामने आ रही है। 8 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का सत्र। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिना पास के किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। इस दौरान सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। इस बार विधानसभा में एंट्री करना आसान नहीं होगा। दिल्ली संसद मामले के बाद विधानसभा में अब सख्ती बढ़ाई गई है। आपको बता दें, जिस तरीके से संसद में लोगों के घुसने का मामला सामने आया था, उसके बाद अब विधानसभा देहरादून में इस तरीके की सख्ती रखी गई है। एसएसपी अजय सिंह ने सुरक्षा की जानकारी दी है। कर्मचारी, मीडिया कर्मी भी बिना पास के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो कर्मचारी, मीडिया कर्मी भी अब बिना पास के अंदर नहीं जा पाएंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 8 फरवरी तक विधानसभा का सत्र चलने वाला है। तो उत्तराखंड विधानसभा का सत्र की शुरुआत हो गई। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिना पास के किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी कमर कसी है। आपको बता दें, इस बार विधानसभा में एंट्री करना आसान नहीं होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खूनी पंजों का कहर पहाड़ के गांव में दहशत बन बैठा है। आपको बता दें, सरकार कहती है कि गांव की ओर चलो, लेकिन गांव में जानवरों की इन क्रूरता से कहीं पिता का साया सर से उठ जाता है तो कहीं मां की चीखें निकलती हुई नजर आती हैं। ऐसा ही एक मामला श्रीनगर से सामने आया है, जहां पर श्रीनगर ग्लास हाउस में एक बार फिर गुलदार ने एक बच्चे को अपना शिकार बनाया है। गुलदार के हमले में घायल बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चे ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। 24 घंटे के भीतर हुई दूसरी घटना से क्षेत्र सहित पूरे जनपद में आक्रोश का माहौल है। इन घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग सिर्फ दिलासा देता नजर आ रहा है। वहीं जनता का सवाल है कि वन मंत्री कब कड़े कदम उठाएंगे। सरकार जल्द ही इन अनहोनी वारदातों पर तुरंत रोक लगाने का प्रयास करती है तो ठीक है, वरना पहाड़ों से जनजीवन संकटमय हो जाएगा और पहाड़ इसी तरह से खाली होते नजर आएंगे। आज जो है 2 बहुत दुखद घटना हुई, एक हिरसू के गौड़ गाँव में और एक श्रीनगर शहर में। तो इसी के चलते जो एक मुआवजे की कार्रवाई होनी है, तो नए शासनादेश के तहत 6 लाख की मुआवजे की कार्रवाई तुरंत फॉरेस्ट द्वारा एक्टिवेट कर दी गई है। और दूसरे फ्रंट पे जो है कि गुलदार को पकड़ने की कार्रवाई हम लोगों ने गाँव में 2 पिंजरे लगा दिए हैं और हमें मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक से उसको ट्रैंक्विलाइज करने की भी अनुमति मिल गई है। इसी तहत जो है श्रीनगर में भी हम लोग तुरंत पिंजरे लगा देंगे और इस बाघ को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। लगभग ये 9:20 के आसपास की घटना रही होगी। और जब वहाँ एक गुलदार दांत लगा के बैठा हुआ था, एक बच्चा था, छोटा बच्चा, 3.5-4 साल का बच्चा था, जो घर के बाहर ही खड़ा हुआ था दरवाजे पे। तो बाघ ने घात लगा के उसको खींचता हुआ 40-50 फुट जो है मीटर जो है वो लेके चला गया बाघ। तो शोर मचाया, जब माँ बाप ने शोर मचाया, आसपास के पड़ोसियों ने शोर मचाया, तो उन लोगों ने उसे बाघ से छुड़वाया उसे और 10 मिनट में हॉस्पिटल में आ गए थे, कंबाइंड हॉस्पिटल में।
पर बच्चे को जब लेके आते तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अत्यंत दुखद जो ये घटना हुई है, उसी क्रम में हम लोगों ने जो हमारी तरफ से ये एक्शंस लिए जा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पूरे इलाके में 2 दिन की जो छुट्टियां की जानी है बच्चों की, प्लस हमारा जो व्हीकल है वो घूम करके लगातार लोगों को रात्रि के समय में बच्चों को या अपने पालतू जानवरों को अंदर रखने के संबंध में हमारी लगातार चेतावनियाँ उसमें चलेंगी। प्लस हमारी जो टीम्स हैं, पिंजरे जो लगाए जाने हैं, फॉरेस्ट की टीम को जो एक्टिवेट किया जाना है, वो सारी चीज़ें हमारी होगी। और साथ ही जो मृतक की फैमिली है उसको जो कॉम्पनसेशन दिए जाने हैं उसके आवश्यक कार्रवाई करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में एक दिन पहले युवती की तरफ से गैंगरेप किए जाने का आरोप लगाकर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू की तो मामला कुछ और ही निकला। आपको बता दें, एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने आज मामले में जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस जांच और युवती से पूछताछ के बाद मामला केवल छेड़खानी का निकला है। अब छेड़खानी के आरोप में मुकदमा दर्ज कर छेड़खानी करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देखिए, हल्द्वानी कोतवाली में कल एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें एक गैंगरेप का एफआईआर रजिस्टर हुई थी। इसमें तत्काल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हमने जांच टीम गठित की और हमारी जांच टीम ने जो सीसीटीवी सर्विलांस है, डाटा सर्विलांस है, जो पीड़िता है उसका जो मेडिकल है और डॉक्टर के बयान है, पीड़िता के बयान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में पीड़िता के साथ में कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है, उससे छेड़खानी की गई है और अब ये मुकदमा जो है छेड़खानी में कन्वर्ट कर दिया गया और उसमें आगे की योजना की जा रही है। सर, शुरुआत में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से गैंगरेप का मामला दर्ज हुआ? देखिए, पीड़िता के द्वारा जो प्रारंभिक बयान दिए गए और बाद में जो पूछताछ है उसमें उसने कहा कि मैं डर गई थी और डर के कारण मैंने गलती से जो है रेप होना बताया गया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि उसके साथ में कोई रेप नहीं हुआ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से नैनीताल पहुंची 3 सदस्यीय कायाकल्प टीम ने नैनीताल के जिला मुख्यालय हॉस्पिटल का निरीक्षण कर मेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित साफ सफाई का जायजा लिया है। देहरादून से हॉस्पिटल का निरीक्षण करने पहुंचे कायाकल्प टीम के सदस्य डॉक्टर राजीव गोयल ने कहा कि कायाकल्प टीम हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं से संतुष्ट है। हॉस्पिटल में छोटे मोटे सुधार की आवश्यकता है, जिनमें सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि मरीजों को और भी बेहतर सुविधाएं मिल सकें। तो ये कायाकल्प से भी ऊपर का एक प्रोग्राम होता है भारत सरकार का, वो सर्टिफाइड में है। जितना हम लोगों ने अभी तक निरीक्षण हम लोग कर चुके हैं वो संतोषजनक है और जहाँ जहाँ कुछ और थोड़ा सा कुछ करने की आवश्यकता थी वो उनको बता दिया गया है कंसर्निंग स्टाफ को। लेकिन हमारी दृष्टि से अभी तक का जितना निरीक्षण हम लोगों ने किया है उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कहीं आवश्यकता है कुछ करने की तो इनको बता दिया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां उत्तराखंड से काशीपुर के डिग्री कॉलेज के शौचालय की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन जिम्मेदार व्यवस्था को दुरुस्त कराने के बजाय मीडिया को सफाई देते दिखे हैं। बता दें कि राधे हरि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में करोड़ों का बजट आने के बावजूद भी शौचालय बदहाल है। इससे छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय प्रशासन इस समस्या को लेकर लापरवाह बना हुआ है। शौचालय स्थिति का भी हालात इस टाइम इतनी अच्छी नहीं हो रखी, लेकिन हमने प्रिंसिपल सर से बात की है। उन्होंने अभी ठेकेदार से भी बात हुई है। प्रिंसिपल सर का कहना है कि 2-3 दिन में स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाएगी और हमारा शौचालय सही हो जाएगा। काफ़ी लंबे समय से हाँ, ये तो देखा है तो हर साल यही बात होती है कि शौचालय ख़राब है, शौचालय ख़राब है। लेकिन इस बार प्रिंसिपल सर ने बात करी है, हमारे ठेकेदार से कल ही बात हुई है, तो शौचालय की स्थिति ठीक हो जाएगी 2-3 दिन। नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। शौचालय बहुत जर्जर स्थिति में हो, काफ़ी ठीक स्थिति में है, किंतु हाँ जरूर ड्रेनेज व्यवस्था उसमें खराब है। और जिस ड्रेनेज व्यवस्था हमारे यहाँ में काम बहुत जल्दी कल या परसों शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी एक ठेकेदार से हम लोग बात कर चुके हैं और 3-4 दिन में कंप्लीट भी हो जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। सीजीएम देहरादून लक्ष्मण सिंह आज डोईवाला पहुंचे हैं और सिविल कोर्ट के साथ एसडीएम कोर्ट का निरीक्षण कर पत्रावलियों की जांच की है। इस अवसर पर कोर्ट और कार्यालय की जर्जर होती बिल्डिंग को देख सीजीएम ने कहा कि इस मामले में माननीय जिला जज के माध्यम से हाई कोर्ट को यह समस्या बताई जाएगी ताकि एक नई और अच्छी बिल्डिंग डोईवाला कोर्ट को मिल सके। इस अवसर पर परवाधुन बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने भी सचिव मनोहर सिंह सैनी के नेतृत्व में सीजीएम से मुलाकात की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून महोदय न्यायालय डोईवाला में उपस्थित हुए थे। हम उनसे वार्ता के लिए समस्त कार्यकारिणी और अधिवक्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे
और हमने जो नई न्यायालय का निर्माण होना है उसको लेकर उनसे वार्ता की। इसके संबंध में हमने एक रेशम विभाग की जमीन का प्रस्ताव जिला जज साहब को पहले ही दे रखा है। उसके बारे में वार्ता की कि अगर वो जगह इस समय अधिवक्ताओं को भी बहुत नजदीक है और न्यायालय परिसर अगर वहां बनता है तो सभी को बहुत सुविधा रहेगी। देहरादून से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए, ऋषिकेश से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए भी वह जगह एक केंद्र बिंदु बनकर रहेगी। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां शिष्या से रेप के आरोपों में एमपी एमएलए कोर्ट से बरी होने के बाद पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद मीडिया के सामने आए हैं और कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनकी छवि खराब करने के लिए उन पर आरोप लगाए गए थे। वे राम मंदिर आंदोलन में काफी सक्रिय थे, इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदियों ने उनके खिलाफ ही षड्यंत्र रचा था। वहीं काशी मथुरा में धार्मिक स्थलों के विवाद पर स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को आपसी सहमति से विवाद हल कर लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत के सभी मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं, इसलिए उन्हें खुद को आक्रांताओं के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। देखिए हमें जो अवसर मिला उस पर मैंने भरपूर काम किया। मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो राम जन्मभूमि पर फैसला आने के बाद लगा है। 2010 में फैसला आ गया था, 2011 में हमारे ऊपर आरोप लगा, और वो इसलिए कि जो राम जन्मभूमि के संघर्ष में उपलब्धि है, सफलता है, उसका श्रेय ये कोई राजनीतिक लाभ न ले लें, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। निश्चित ही मैं कह सकता हूं कि वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के वो इन व्यक्तियों के या इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की बढ़ती हुई जो लोकप्रियता थी उसे ईर्ष्या करके उन्होंने ऐसा किया है। वो राजनीतिक लोग ही थे। मैं शुरू से ही कहता हूं कि बैठ कर निपटाया जाए ज्यादा अच्छा है। हम दोनों संप्रदायों के बीच में, क्योंकि देखिए देश में रहने वाला मुसलमान देश से बाहर नहीं जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। विकासनगर के सेलाकुई में आम इंसान विकास पार्टी के प्रथम स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही जल्द पार्टी की ओर से 3 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा की गई। अपने संबोधन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने लैंड जिहाद, लव जिहाद, राम मंदिर और यूसीसी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस के टूटते कुनबे को लेकर कहा कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कहा कि जो पहले कांग्रेस के राज में सरकार चला रहे थे वही अब भाजपा सरकार में है। आकिल अहमद ने भाजपा में शामिल हुई कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कुछ दिन पहले तक भाजपा को कोस रहे थे वही अब सत्ता की मलाई के लालच में दल बदल रहे हैं। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। वही लोग कांग्रेस में हैं, सरकार में जो है जो कांग्रेस के लोग हैं, और वही बीजेपी में है। अब आप देख लो, इस समय बीजेपी की सरकार है और उसमें जो है कौन मंत्री है, ज्यादातर कांग्रेस के नेता। तो क्या यकीन करेगी जनता इन पर? जो बड़े बड़े जो है भाषण देते हैं बीजेपी के खिलाफ जो है कांग्रेस के नेता, और कुछ दिन के बाद ही वो जो है बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। अभी मुझे पता चला है कि जो यहाँ की जो जिलाध्यक्ष है लक्ष्मी अग्रवाल और पीके अग्रवाल, जो अहम पदों पे जो है कांग्रेस ने जिनको बिठा हुआ था। रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी तहसील मोहल्ला में एक घर में 2 बदमाश मेहमान बनकर घुस गए, जहां बदमाशों ने महिला के गले पर चाकू से हमला कर महिला की ज्वेलरी और अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। आसपास के लोगों के द्वारा महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पूर्व एक महिला को चाकू लगने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में उक्त महिला से जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके ही परिचित के द्वारा ये घटना की गई है और बेहतर चिकित्सकीय उपचार के लिए उक्त महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है। अभी आसपास के लोगों से भी घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है और जो कुछ भी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर संबंधित के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रुड़की की खानपुर विधानसभा के जैनपुर झंझेड़ी में ग्रामीण सड़कों पर फैले हुए पानी की अव्यवस्था पर व बिजली की समुचित व्यवस्था न होने से लंबे समय से परेशान हैं, जिसकी कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों ने जेसीपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे से मदद की गुहार लगाई है, जिसके बाद भावना पांडे ने आज मौके पर पहुंचकर जायजा लिया है और अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर जल्द ही व्यवस्था सुधारने की बात कही है। जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि जल्द ही उनके गांव की व्यवस्था सुधरेगी। वहीं ग्रामीणों ने हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी भावना पांडे का आभार जताया।
इसमें गरीब जनता भी है और कुछ अच्छे भी लोग। और हमारी जो गाधना रोड मस्जिद आयशा और मदरसा है, इसकी समस्या भी है क्योंकि वजू नहीं मिल टेम्पो हो पाती, जब लाइट नहीं है पानी की किल्लत हो रही। और इस कॉलोनी के अंदर जितने भी मोहतरम आदमी रह रहे हैं, इनके सबकी समस्या बिजली की ज़्यादातर। राष्ट्र की तो है ही को बिजली की ज़्यादातर, चलो राष्ट्र तो 10 दिन आगे पीछे हो जाते हैं। यहाँ के विधायक भी मौजूदा विधायक भी हैं और मौजूदा विधायक आपके उमेश कुमार जी है, और जो हमारे प्रणव ये भी रह चुके हैं इस सीट पे, कोई आज तक इस गाँव को तवज्जो नहीं दे रहे। मैं हूँ और जैनपुर गांव में, और ये विधानसभा है राजा रानी और रंक की। तो मैं कहना चाहती हूँ राजा साहब और रानी साहब से, और रंक तो जो है तीनों में फंसी हुई है ये खानपुर विधानसभा। अभी आपने देखा होगा यहाँ ट्रांसफार्मर, मैंने इस विधानसभा में कम से 8-9 ट्रांसफार्मर लगा दिए। बाद में चिल्लाते हैं कि हमने लगा दिया, हर काम झूठ सब फेसबुक में। तो इसलिए मैं राजा रानी रंक से कहना चाहती हूँ कि भैया अपनी विधानसभा को देखो, ये फेसबुक में तमाम जुमलेबाजी मत करो और झूठ फरेब में जनता को गुमराह मत करो। आप तमाम देखिए नाली भरी पड़ी हैं, अभी तो बरसात नहीं है, अभी जाड़े हैं, और आज 24 घंटे से यहाँ लाइट नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां पिछले 5 दिनों से रुक रुक कर हो रही बरसात ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। तो बदले मौसम के चलते पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ की सफेद चादर देखने को मिल रही है। ऐसा ही कुछ नज़ारा चक्राता और उसके आसपास की ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्रों में भी है, जहां एक और चक्राता में हालांकि बर्फबारी का नज़ारा है। बर्फबारी का नज़ारा कम देखने को मिला है चक्राता में। वहीं चक्राता से लगते ऊंचाई वाले लोखंडी, बुधेर, देववन अन्य तमाम इलाके हैं जहां पर जमकर बर्फबारी का नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप लोग लोखंडी आए हैं स्नो देखने, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा मजा आ रहा है लोखंडी में? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हम लोगों का फर्स्ट स्नोफॉल का एक्सपीरियंस था, और जिस वेदर के लिए हम आए थे स्नो को देखने के लिए, बिल्कुल उससे बढ़ के मिला है हमें। लोखंडी में लोखंडी इज फीलिंग लाइक वी आर समवेयर इन यूरोप, बिल्कुल यूरोप वाली फीलिंग आ रही है। ओके, बाकी मैडम बता सकती है। सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। मेरे ख्याल से हमने नियर बाई 10 ईयर पहले यूएस में जो स्नोफॉल देखा था, उसके बाद जो वहाँ वाला हम कंपैरिजन यहाँ से करके देखें तो सेम, आई थिंक उससे कुछ प्लस ही मिल रहा है हमें। अब बात करते हैं अगली खबर की। सितारगंज नगर पालिका क्षेत्र के मार्गों में कूड़ा का ढेर होने से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। जेल कैंप रोड के टीचर कॉलोनी और आवासीय विद्यालय कस्तूरबा गांधी के मुख्य गेट के पास गंदगी के पहाड़ खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जाम लग रहा था। शहर की अधिकांश सड़कों पर सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात को लेकर किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। मुख्य बाजार में लोगों ने डिवाइडरों को भी वाहन पार्किंग में बना दिया है। इसके साथ ही नगर पालिका प्रशासन ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के मुख्य गेट को ही कूड़ा घर बना दिया है। गेट के सामने गंदगी का ढेर होने के कारण विद्यालय के भीतर हमेशा दुर्गंध का वातावरण रहता है। वहीं निवर्तमान सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि पालिका द्वारा सफाई को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देख रहा था कि आप वहाँ रिपोर्टिंग करने गए थे और आपने देखे वहाँ के हालात कितने बुरे हैं। लगातार मैं जो है 5 वर्षों से अपने बोर्ड की मीटिंग होती रही, उसमें मैं लगातार आवाज़ उठाता रहा, लेकिन नगर पालिका की जो अधिशासी अधिकारी हैं वो मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि वो जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, सफाई की ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। जहां शिक्षक हम लोगों को सिखाते हैं, हम उनसे सीखते हैं, आज उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम कहीं पर भी हैं, वो शिक्षक ही होते हैं, पहला गुरु हमारा शिक्षक ही होते हैं। तो आप देखिए उन शिक्षकों की कॉलोनी के आगे ये हाल है जहाँ कूड़े का ढेर लगा पड़ा है और टाइमिंग नहीं है कोई। आज 1-1:15 बजे वहाँ पर जो है कूड़ा पालिका के कर्मचारियों द्वारा उठाया जा रहा था। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हल्द्वानी से है, जहां शादी समारोह में शामिल होने जा रही ननद भाभी हादसे का शिकार हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लिया है। जानकारी के मुताबिक ओपन यूनिवर्सिटी के पास की यह घटना है, जहां पीछे से आ रहे ट्रक ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों महिलाएं स्कूटी से दूर जाकर गिरी। दोनों महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसपी सिटी के निर्देश के मुताबिक फिलहाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दिया गया है। प्रतिबंधित के लिए पहले से भी निर्देश दिए गए हैं, मेरे द्वारा पुनः निर्देश दिए गए उस पर हैवी ट्रैफिक ना चले। इसमें साइनेज लगाए जाएंगे
और अगर एक जनता के साथ मीटिंग की जाएगी, अगर मीटिंग में वहाँ के जो वहाँ के फीड जिनको रोड फीड करती है, अगर वो लोग इस बात पे सहमत होते हैं यहाँ पे कोई बड़ा ट्रक ना चले, हैवी ट्रैफिक ना चले, तो उसको पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। और जहाँ तक ये एक्सीडेंट का प्रश्न है, इसमें जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें महिलाएं उस ट्रक को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही थी, उसी प्रयास में ये एक्सीडेंट हुआ है और इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर विकासनगर से, जहां भारी बर्फबारी से चक्राता मार्ग बाधित हो गया है, जिससे मार्ग से गुजर रहे पर्यटकों के 7 वाहन फंस गए हैं, जिसकी सूचना पर एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने मौके के लिए रुख किया है, लेकिन बर्फ के चलते उन्हें पैदल ही रास्ता तय कर पर्यटकों के पास पहुंचना पड़ा, जिसके बाद एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने बमुश्किल पर्यटकों के बर्फ में फंसे वाहनों के साथ ही करीब 25 पर्यटकों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तो एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया है। ये पर्यटकों की गाड़ी भारी बर्फबारी में फंस गई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने वहां पहुंचकर इनका रेस्क्यू किया है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम ने पैदल पहुंचकर रेस्क्यू किया है, क्योंकि मार्ग बाधित होने की वजह से वाहन वहां तक पहुंच नहीं सकते थे। एसडीआरएफ की टीम ने पैदल पहुंचकर इन पर्यटकों के वाहन का रेस्क्यू किया है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी हमारे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।